तो आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं अपनी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का। हमारे सेकंड यूनिट का नाम है इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन स्टेट पॉलिटिक्स, जिसके अंदर हम देखेंगे हमारी जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसके अंदर क्या नए नए इश्यूज उभर कर आ रहे हैं, क्या नए नए ट्रेंड्स उभर कर आ रहे हैं, अभी क्या चल रहा है स्टेट पॉलिटिक्स में, नया क्या है स्टेट पॉलिटिक्स में, सब हम सेकंड यूनिट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम सेकंड यूनिट का फर्स्ट सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डिफरेंट वेव्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इस सब टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ लिंग्विस्टिक बेसिस पे या फिर किसी और बेसिस पे, वो किस तरह से हुआ, किन वेव्स के थ्रू हमारी स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, कैसे कैसे हमारे यहाँ स्टेट्स बनती गई, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता गया, तो उसको हम इस सब टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास दो तरह की स्टेट्स हुआ करती थी इंडियन यूनियन के अंदर। पहली तो होती थी जो डायरेक्टली ब्रिटिश के द्वारा कंट्रोल की जाती थी, जिनको हम ब्रिटिश प्रोविंस कहते थे, इनको डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल करते थे। और दूसरी स्टेट्स हमारे पास होती थी प्रिंसली स्टेट्स, जिनको राजा या महाराजा कंट्रोल किया करते थे, वो भी इंडियन यूनियन के अंदर आती थी, लेकिन हम उनको प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 के टाइम पे हमारे पास दो तरीके की स्टेट्स निकली। एक स्टेट्स जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थी उनको हम ब्रिटिश प्रोविंस कहने लगे, और दूसरी स्टेट्स जो राजास के कंट्रोल के अंदर थी, जो प्रिंस के कंट्रोल्स के अंडर थी, उनको हम प्रिंसली स्टेट्स कहने लगे। हमारे इंडिया के अंदर जो टोटल प्रिंसली स्टेट्स थी वो थी 565। उसके बाद जब हमें आज़ादी मिल रही थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उस वक्त इंडिया के अंदर एक एक्ट आया जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये जो 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनके पास चॉइस है कि चाहे तो वो हिंदुस्तान को ज्वाइन कर सकती है, इंडिया को ज्वाइन कर सकती है, चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकती है क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त अलग देश बन चुका था, और चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकती है। क्या तीन चॉइसेस दी गई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के तहत प्रिंसली स्टेट्स को, जो 565 इन नंबर्स थी, उनको ये कहा गया कि आप चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, और आप चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। उसके बाद क्या होता है, ये जो 545 प्रिंसली स्टेट्स थी, इनमें से 562 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया, और तीन स्टेट्स ने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया। वो तीन स्टेट्स कौन थी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। फिर बाद में जूनागढ़ ने भी हिंदुस्तान को ज्वाइन कर लिया, और फिर हैदराबाद ने भी हिंदुस्तान को ज्वाइन कर लिया, और बाद में जम्मू एंड कश्मीर ने भी हिंदुस्तान को ज्वाइन कर दिया एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो हिंदुस्तान के यूनियन के साथ मर्ज हो गई, इंडिया के अंदर शामिल हो गई। लेकिन जितना आसान ये कहना है कि ये स्टेट्स हमारे हिंदुस्तान के यूनियन के अंदर शामिल हो गई, उससे कई ज्यादा मुश्किल था इनको शामिल करना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन जो कि सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, इन दोनों की कोशिशों के तहत, दोनों की वजह से सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर ज्वाइन करवाया गया। तो जहां पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है और जो बीपी मेनन है, इनके एफर्ट्स को हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि इन्होंने पुरजोर कोशिश करके हमारे इंडियन यूनियन के साथ प्रिंसली स्टेट्स को मिलाया, प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन करवाया। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जब सारी प्रिंसली स्टेट्स हिंदुस्तान के साथ मर्ज हो गई, तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे चार तरीके की स्टेट्स उभर कर आती हैं। चार तरह की स्टेट्स हिंदुस्तान के अंदर आती हैं, इंडियन यूनियन के अंदर आती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ए स्टेट्स। जब हम पार्ट ए स्टेट्स की बात करते हैं, इसके अंदर असम आता है, बिहार आता है, बॉम्बे आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, मद्रास आता है, उड़ीसा आता है, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस जो भी यूपी का एरिया है, वेस्ट बंगाल आता है। तो इसमें टोटल 9 स्टेट्स आती हैं जो कि पार्ट ए के अंदर रखी गई है। उसके बाद पार्ट बी के अंदर कौन सी स्टेट्स आती हैं? तो जब हम पार्ट बी की बात करते हैं, उसके अंदर हैदराबाद आती है, जम्मू एंड कश्मीर आती है, मध्य भारत आती है, उसके बाद मैसूर आती है जो आज का तमिलनाडु का रीजन है, पटियाला आती है, और ईस्टर्न पंजाब आती है। इसके अंदर टोटल 5 स्टेट्स रखी गई है। उसके बाद पार्ट सी की हम बात करते हैं, तो पार्ट सी के अंदर अजमेर आती है, भोपाल आती है, बिलासपुर आती है, कूच बिहार आती है और क्वार्क आती है। इसके अंदर टोटल 5 स्टेट्स रखी गई हैं जो कि पार्ट सी के अंदर रखी गई हैं।
उसके बाद पार्ट डी के अंदर जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स रखी गई थी। तो इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के अंदर स्टेट्स को अलग अलग पार्ट्स में रखा गया और वो पार्ट्स थे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इनके अंदर हमारे हिंदुस्तान की स्टेट्स को रखा गया था। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो इनिशियल बेसिस था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का, ये जो शुरू में स्टेट्स जिस तरह से ऑर्गेनाइज की गई थी, ये एक टेम्परेरी तरीके से ऑर्गेनाइज की गई थी। तो 1947 के आसपास, हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम के आसपास जो हमने स्टेट्स को बनाया, हमने स्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया, हमने स्टेट्स को अलग अलग पार्ट्स में रखा, ये एक टेम्परेरी बेसिस के लिए था, परमानेंट बेसिस के लिए नहीं था। इसलिए अब जरूरत थी कि हम हमारे स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन करें परमानेंट बेसिस के लिए। तो इसलिए हिंदुस्तान के अंदर जो स्टेट्स थी उनका रीऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी था परमानेंट बेसिस के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमीशन अपॉइंट किया जाता है जिसको हम धार कमीशन कहते हैं। ये 1948 में अपॉइंट किया जाता है और ये एसके धार की लीडरशिप के अंडर जो है अपॉइंट किया जाता है। एसके धार जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। तो हम क्या देखते हैं, 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमीशन अपॉइंट करती है जिसको हम धार कमीशन कहते हैं, जो कि एसके धार की लीडरशिप के अंडर अपॉइंट किया गया था। एसके धार जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। ये कमीशन क्यों अपॉइंट किया गया, इसका मकसद क्या था, इसके पीछे का इंटेंशन क्या था? तो इसको इसलिए अपॉइंट किया गया ताकि इस चीज को एग्जामिन किया जाए कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन कैसे की जाए। इसके लिए धार कमीशन अपॉइंट किया गया। धार कमीशन को इसलिए अपॉइंट किया गया ताकि वो एग्जामिन करे कि किस तरह से स्टेट्स को जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर फॉर्म करना है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो धार कमीशन है ये एक्नॉलेज करता है, ये कहता है कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर तो स्टेट्स को अपॉइंट करना चाहिए, वो तो बात ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो कल्चर को भी देनी चाहिए, हिस्टोरिकल फैक्टर्स को भी देनी चाहिए, ज्योग्राफिकल डिवीजन को भी देनी चाहिए और इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी देनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, धार कमीशन ये कहता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर तो स्टेट्स को हमें रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज के ऊपर देनी चाहिए, कल्चरल बेसिस के ऊपर भी देनी चाहिए। कि एक स्टेट को जब हम बना रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका कल्चरल एस्पेक्ट भी उसके अंदर होना चाहिए। हमें कल्चर के बेसिस के ऊपर भी जो है रीऑर्गेनाइजेशन करना होगा। हमने उसके हिस्टोरिकल फैक्टर के ऊपर भी जो है कंसीडरेशन करना होगा। उसके बाद हमें ज्योग्राफिकल डिवीजन भी देखनी होगी उस स्टेट की और उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी देखना चाहिए। तो उसने कहा कि सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिस ही आधार नहीं हो सकता स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने का, बल्कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने का ये सब आधार भी होने चाहिए। उसके कल्चरल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल डिवीजन और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आधार होने चाहिए। उसी के साथ साथ उसने ये भी कहा कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट को भी कंसीडरेशन में लेना होगा। उसने कहा कि हमें ये भी देखना है कि हम अगर कोई स्टेट रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसकी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी देखनी है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरह से उस स्टेट को जो है गवर्न करना है, रन करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर फोकस नहीं करना है। तो उसके बाद धार कमीशन रिजेक्ट कर देता है रीऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर। वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए स्टेट्स की। अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो कुछ माइनॉरिटी फैक्शन जो है वो बच जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हमने आंध्र प्रदेश को बना दिया तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए। हमने कहा कि तेलुगु स्पीकिंग के लिए एक स्टेट बना दी जाएगी जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर उस स्टेट के अंदर डोगरास भी रहते हैं और डोगरास के गिने चुने लोग ही रहते हैं तो वो माइनॉरिटीज में आ जाएंगे और उन माइनॉरिटीज के साथ फिर अत्याचार होगा। तो जो कुछ माइनॉरिटीज हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, वो जो है मेजॉरिटीज के अंदर रह जाएंगी, जिससे एक फैक्शन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये भी कहा कि अगर आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को बनाएंगे तो जो लिंग्विस्टिक होमोजेनियस स्टेट्स होंगी, जो एक तरह की स्टेट्स होंगी भाषा के आधार पे बनाई हुई। मान लो आंध्र प्रदेश को तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए बनाया गया है, पंजाब को पंजाबी स्पीकिंग पीपल के लिए बनाया गया है, कश्मीर को कश्मीरी स्पीकिंग पीपल के लिए बनाया गया है। तो ये सब स्टेट्स जो हैं वो नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकती हैं। मतलब कि ये जो स्टेट्स हैं ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी, जिससे हमारी नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट आ सकता है। तो ये था धार कमीशन जो कि 1948 में अपॉइंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एसके धार की लीडरशिप के अंडर, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। उसके बाद एक और कमेटी अपॉइंट की जाती है जिसको हम जेबीपी कमेटी के नाम से जानते हैं। ये कमेटी जो है 1948 में अपॉइंट की गई थी
कांग्रेस पार्टी के द्वारा अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी सीतारमैया, इन 3 लोगों की लीडरशिप के अंदर 1948 में एक कमेटी अपॉइंट की गई जिसको हम जेबीपी कमेटी कहते हैं। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पी सीतारमैया। ये 3 लोग जो हैं उनकी लीडरशिप के अंडर इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1948 में। तो इसको अपॉइंट करने के पीछे का कारण यो था, वो भी वही था कि जो अलग अलग कोने से ये डिमांड्स उठ के आ रही थी कि रीऑर्गेनाइजेशन करना है स्टेट्स का, और खास करके लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, उसको ये कमेटी जो है रिव्यू करे, उसको कंसीडरेशन में ले, डिमांड्स को कंसीडरेशन में ले कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन करना है स्टेट्स का, उसके ऊपर जो है ये कमेटी जो है उसको रिव्यू करे। उसके बाद ये कमेटी जो है वो 1949 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है और उसमें ये लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर रीऑर्गेनाइजेशन हो स्टेट्स का उस आइडिया को बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और कहती है कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस कमेटी को मेनली इसलिए अपॉइंट किया गया था कि ये जो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर रीऑर्गेनाइजेशन होना है स्टेट्स का, उसको री एग्जामिन करे। लेकिन ये कमेटी जो है इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है। ये कहती है कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो इस कमेटी को अपॉइंट करने का मेन कंसर्न ये था कि जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे मद्रास के अंदर, वो ये डिमांड कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश एक सेपरेट स्टेट तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए बनाई जाए। मद्रास और आंध्र प्रदेश पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन मद्रास के अंदर जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने कहा कि उनके लिए एक सेपरेट स्टेट बना दी जानी चाहिए और उसको वो आंध्र प्रदेश कहते थे। वो कहते थे कि आंध्र प्रदेश एक सेपरेट स्टेट बना दी जानी चाहिए तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए। तो ये मेन जेबीपी कमेटी की जो है रिपोर्ट थी, इसलिए जेबीपी कमेटी को जो है मेनली अपॉइंट किया गया था। उसके बाद एक और कमेटी अपॉइंट की जाती है स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए ही, उसको हम कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। इस कमेटी का पहले हम बैकग्राउंड जानते हैं थोड़ा सा। तो हुआ क्या, तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, उन्होंने एजिटेशन किया किसके लिए, कि उनके लिए आंध्र प्रदेश बनाया जाए लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए। क्या हुआ, तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एजिटेशन किया कि आंध्र प्रदेश बनाया जाए तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए। उसके अंदर हम देखते हैं कि जो उस मूवमेंट के लीडर थे, जो इस एजिटेशन के लीडर थे, उनकी डेथ हो जाती है, जिनका नाम था पोती श्रीरामुलु। वो जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे 56 डेज तक, और उसके बाद उनकी जो है डेथ हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने काफी सारे एजिटेशन किए, प्रोटेस्ट किए कि आंध्र प्रदेश को बनाया जाए तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए। उसी के अंदर उनके जो लीडर थे, उनकी मूवमेंट के जो लीडर थे, जिनका नाम पोती श्रीरामुलु था, वो 56 डेज की हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठते हैं, भूख हड़ताल के ऊपर बैठते हैं, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, जिससे पूरी भारत सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो फोर्स हो जाते हैं कि उनको एक आंध्र प्रदेश बनाना पड़ता है 1953 में तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए। क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट प्रेशराइज हो जाती है, जिसकी वजह से वो आंध्र प्रदेश को बना देते हैं तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए 1953 में। आंध्र प्रदेश पहली स्टेट थी जो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर बनाई गई थी 1953 के अंदर। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जब आंध्र प्रदेश की क्रिएशन हो गई, जब आंध्र प्रदेश बन गई, उसके बाद पूरे देश भर में आवाज उठने लगी कि बाकी स्टेट्स को भी जो है लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर रीऑर्गेनाइज किया जाए। क्या हुआ, जैसे ही आंध्र प्रदेश की रीऑर्गेनाइजेशन हुई लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, तो देश के हर एक कोने से आवाज उठने लगी कि हमारे यहाँ भी लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट्स को बनाया जाए, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को बनाया जाए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमीशन अपॉइंट किया 1953 में, जिसको हम स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहते हैं। क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमीशन अपॉइंट किया जिसको हम स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहते हैं, जो कि 1953 में अपॉइंट किया गया, जिसको हेड किया गया था फाजिल अली के द्वारा। किसके द्वारा, फाजिल अली के द्वारा हेड किया गया।
दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, जब देश के हर एक कोने से ये आवाज उठने लगी कि वहां पे भी लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर रीऑर्गेनाइजेशन हो स्टेट्स का, क्योंकि आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक कमीशन अपॉइंट किया जिसको हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहते हैं, जो कि 1953 के अंदर अपॉइंट किया गया, जो कि फाजिल अली के द्वारा हेड किया गया था। और इस कमीशन ने पूरे तरीके से एनालाइज किया इस डिमांड को, जो लोगों की डिमांड उठ के आ रही थी अलग अलग कोने से कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो उन्होंने इसको एनालाइज किया, एग्जामिन किया, कंसीडरेशन में लिया इन सब डिमांड्स को, और बाद में ये रिकमेंड किया कि 16 स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, और 3 यूटीज का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। मतलब कि 16 स्टेट्स बनाई जानी चाहिए और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाई जानी चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट फैसला लेती है कि वो 14 स्टेट्स बनाएंगे और 6 यूटीज बनाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है और हमारे देश के अंदर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो फॉर्म हुई लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, या फिर किस तरह से अलग अलग स्टेट्स का जो है रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। तो हमने जैसा कि देखा कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने काफी सारे एजिटेशन किए, प्रोटेस्ट किए, और उसी टाइम पे क्या हुआ, जो इन एजिटेशन के प्रोटेस्ट के लीडर थे, मूवमेंट के लीडर थे, जिनका नाम पोती श्रीराम मुलू था, उनकी डेथ हो जाती है। वो 56 डेज की जो है हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठते हैं, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, जिससे गवर्नमेंट काफी प्रेशराइज हो जाती है और वो आंध्र प्रदेश को बना देते हैं मद्रास से, और आंध्र प्रदेश को स्पेशली तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए बनाया जाता है लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर। आंध्र प्रदेश पहले मद्रास का पार्ट हुआ करती थी। तो जिससे क्या हुआ, जैसे ही आंध्र प्रदेश हमने लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर फॉर्म की, तो एक पेंडोरा बॉक्स ओपन हो गया। देश के अलग अलग कोने से आवाज आने लगी कि हमारी स्टेट को भी जो है लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर बनाया जाए। तो उससे पूरे देश भर में ये जो आवाज गूंजने लगी। उसके बाद हम 1960s में देखते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र की फॉर्मेशन होती है। गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट्स बनाई जाती हैं लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, लैंग्वेज के आधार के ऊपर, या फिर हम कहें तो भाषा के आधार के ऊपर। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, इसने इस आइडिया को अपोज कर दिया था। उसने कहा था कि गुजरात और महाराष्ट्र को लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर नहीं बनाना चाहिए। उसने इस आइडिया को अपोज कर दिया था, किस आइडिया को, गुजरात और महाराष्ट्र की क्रिएशन लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर। लेकिन उसके बाद क्या होता है, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर काफी सारे दंगे होते हैं, काफी सारे प्रोटेस्ट होते हैं, काफी सारी डिमांड्स उठती है कि भाई महाराष्ट्र और गुजरात को जो है अलग अलग स्टेट्स बना दिया जाए लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर। और जिसकी वजह से क्या होता है, इंडियन यूनियन जो था, इंडियन गवर्नमेंट जो थी, वो प्रेशराइज हो जाती है और उनको ये डिमांड माननी पड़ती है। और जिसके बाद क्या होता है, 2 स्टेट्स बनाई जाती हैं, जिसमें एक महाराष्ट्र बनती है और एक गुजरात बनती है। महाराष्ट्र को मराठा स्पीकिंग पीपल के लिए रखा जाता है और गुजरात को गुजरात स्पीकिंग पीपल के लिए रखा जाता है। ये जो गुजरात और महाराष्ट्र 2 स्टेट्स बनी, एक मराठा स्पीकिंग पीपल के लिए और एक गुजराती स्पीकिंग पीपल के लिए, ये बॉम्बे स्टेट से निकलकर बनी थी। पहले दोनों स्टेट एक ही स्टेट हुआ करती थी, जिसको हम बॉम्बे कहते थे। लेकिन बाद में जब ये डिमांड उठी कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर इन दोनों स्टेट्स को बना दिया जाना चाहिए, तो फिर इन दोनों स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर बना दिया गया, जिसमें हमने देखा कि महाराष्ट्र को मराठा स्पीकिंग पीपल्स के लिए बनाया गया और गुजरात को गुजराती स्पीकिंग पीपल के लिए बनाया गया। तो ये 1960s का टाइम है जब महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि नागालैंड को बनाया जाता है। नागालैंड को 1961 में क्रिएट किया गया था, जिसके अंदर नागा हिल्स वाला एरिया और बाकी के आसपास का एरिया नागालैंड की स्टेट के अंदर आता है। तो उसकी कैपिटल को जो है कोहिमा में रखा गया। क्या हुआ, 1961 के अंदर फिर नागालैंड को बनाया जाता है। नागालैंड के अंदर नागा हिल्स और आसपास का एरिया आता था और नागालैंड की कैपिटल को जो है कोहिमा रखा गया। लेकिन नागालैंड को लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर नहीं बनाया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि 1966 के टाइम पे पंजाब को बाइफर्केट करने की आवाज उठती है, पंजाब को डिवाइड करने की आवाज उठती है।
जिसमें ये कहा जाता है कि जो पंजाब एक प्रोविंस हुआ करता था, जो पंजाब एक स्टेट हुआ करती थी, उसको दो हिस्सों में उसका विभाजन कर दिया जाए। 1960s में खास करके ये डिमांड उठती है, ये कहा जाता है कि पंजाब के अंदर से दो स्टेट्स बनाई जाएं, दो सेपरेट स्टेट्स बनाई जाएं, एक तो आ गई पंजाब और एक आ गई हरियाणा। क्या कहा गया, पहले जो पंजाब और हरियाणा एक ही हुआ करते थे, जिनको पंजाब के नाम से जाना जाता था, बाद में ये आवाज उठने लगी कि पंजाब को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए और उन दो हिस्सों में दो स्टेट्स बनाई जाएं, एक आ गई हरियाणा, एक आ गई पंजाब। और उन्होंने ये कहा कि इन दो स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर जो है रीऑर्गेनाइज किया जाए, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर डिवाइड किया जाए। मतलब पंजाब आ गई पंजाबी स्पीकिंग पीपल के लिए और हरियाणा आ गई हरियाणवी स्पीकिंग पीपल के लिए। उसके बाद इस चीज को सपोर्ट करते हुए बहुत सारे एजिटेशंस हुए, जिसके अंदर अकाली दल एक पॉलिटिकल पार्टी जो हुआ करती थी बहुत पहले की, बड़ी पुरानी, उसने भी इसको सपोर्ट किया। बहुत सारे एजिटेशंस हुए, बहुत सारी डिमांड्स उठ के आई, जिससे यूनियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर दिया गया और यूनियन गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने पंजाब को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और जिसमें दो स्टेट्स बनाई गई और उन दो स्टेट्स का नाम था पंजाब और हरियाणा। पंजाब बनाई गई पंजाबी स्पीकिंग पीपल के लिए और हरियाणा बनाई गई हरियाणवी स्पीकिंग पीपल के लिए। और ये कहा गया कि दोनों की कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ रहेगी, क्योंकि चंडीगढ़ को लेके दोनों स्टेट्स के बीच जो है एक कॉन्फ्लिक्ट था, तो इसलिए कहा कि चंडीगढ़ दोनों की कैपिटल रहेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा पंजाब प्रोविंस जो है वो बाइफर्केट हो जाता है, हमारे पंजाब प्रोविंस की जो है वो डिवीजन हो जाती है। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो हम हिमाचल प्रदेश की जब बात करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश को रीऑर्गेनाइज किया गया, हिमाचल प्रदेश को क्रिएट किया गया। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, उस वक्त हिमाचल प्रदेश को जो है वो पार्ट सी स्टेट्स के कैटेगरी के अंदर रखा गया था। क्या किया गया था, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस वक्त हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया था। उसके बाद क्या होता है, 1956 में हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। 1956 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना देती है। उसके बाद क्या होता है, 25 जनवरी 1971 को फाइनली हिमाचल प्रदेश को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया जाता है। क्या किया जाता है, 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को फाइनली एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया जाता है। इस तरह से हिमाचल का एलिवेशन होता है, हिमाचल को जो है प्रमोट किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है। उसके बाद हम क्रिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जिसको हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, वो किस तरह से बनी। तो जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, इसी अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, जो शॉर्टकट में NEFA भी कहा जाता था। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश थी, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पहले कहा करते थे, इसको 1972 में यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में डाल दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के अंडर डाल दिया। क्या हुआ, 1972 में जो आंध्र प्रदेश थी, इसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल किसका हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, और एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करने लगी। लेकिन बाद में 1986 में इस स्टेट को जो है फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया गया। क्या कर दिया गया, 1986 में अरुणाचल प्रदेश को फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया गया और अरुणाचल प्रदेश एक सेपरेट स्टेट बनकर सामने आई। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश का भी क्रिएशन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि गोवा किस तरह से एक सेपरेट स्टेट बनकर सामने आई। तो जब हम गोवा की बात करते हैं, गोवा एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी पहले। गोवा जो है वो सेंटर के कंट्रोल में हुआ करती थी, सेंटर इसको गवर्न करता था। लेकिन 1987 में गोवा को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा। क्या हुआ, गोवा पहले एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, लेकिन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसमें 1987 में गोवा को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया। तो इस तरह से गोवा का क्रिएशन भी हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं 2000 के आसपास की। तो हम देखते हैं कि 2000 AD के आसपास हमारे पास छत्तीसगढ़ की क्रिएशन हुई,
हमारे पास उत्तराखंड बनी, हमारे पास झारखंड बनी। तो हम देखते हैं कि किस तरह से 2000 के आसपास 3 स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, 3 स्टेट्स की क्रिएशन हुई, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ आती थी, उत्तराखंड आती थी और झारखंड आती थी। तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से बनी। तो सबसे पहले जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो इसको मध्य प्रदेश से कार्व आउट किया गया। मध्य प्रदेश के कुछ एरिया को कार्व आउट करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया। तो 2000 के आसपास मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को बनाया गया। उसके बाद 2000 के आसपास उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड को बनाया गया। उत्तराखंड को कहां से बनाया गया? उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया को कार्व आउट करके बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 2000 के आसपास बिहार से झारखंड को बनाया गया, मतलब कि बिहार के कुछ एरिया को कार्व आउट करके झारखंड को बना दिया गया। तो हम देखते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनी, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनी, बिहार से झारखंड बनी। ये 3 स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ कब? 2000 AD में। तो हम देखते हैं कि 2000 के आसपास जब ये 3 स्टेट्स बनी, उसी के साथ हमारे इंडियन यूनियन के अंदर टोटल 28 स्टेट्स हो गई। अब हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स थी। उसके बाद लास्ट हम इसके अंदर बात करेंगे तेलंगाना की। हमारे यहाँ जो आखिरी स्टेट बनी उसका नाम तेलंगाना था। तो ये लेटेस्ट केस है जिसके अंदर हम देखते हैं कि 2 जून 2014 में तेलंगाना को बनाया गया। तेलंगाना के रीजन के जो लोग थे उनकी बड़े पहले से ये डिमांड थी कि उनको एक सेपरेट स्टेट दे देनी चाहिए। तो उस वक्त हम 2 जून 2014 को देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के रीजन से, आंध्र प्रदेश स्टेट में से तेलंगाना को कार्व आउट करके बना दिया गया। पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश के साथ ही हुआ करती थी, लेकिन 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को बनाया गया। तो तेलंगाना को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया 2014 में, और इसकी कैपिटल जो थी वो हैदराबाद रखी गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन का किस्सा खत्म होता है, जिसमें हमारी लास्ट स्टेट जो बनाई गई उसका नाम था तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश में से बनाई गई थी। तो इसी तरह से हमारे देश के अंदर काफ़ी सारी जो स्टेट्स थी वो भाषा के आधार पे भी बनाई गई, जैसे पंजाब पंजाबी स्पीकिंग के लिए, जैसे हरियाणा हरियाणवी स्पीकिंग के लिए, जैसे महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग के लिए, जैसे गुजरात गुजराती स्पीकिंग के लिए, जैसे आंध्र प्रदेश तेलुगु स्पीकिंग के लिए। और काफ़ी सारी ऐसी स्टेट्स भी थी जिनको लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर नहीं भी बनाया गया। तो इस तरह से हमारे देश के अंदर जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट वेव्स जो है वो सामने निकल कर आती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया था, उसी के तहत ये सब स्टेट्स बनाई जाती हैं। अलग अलग देश के कोने के लोगों की आवाज उठकर आ रही थी कि उनको अलग अलग स्टेट्स बना के दी जाए, जिसके अंदर जो लोगों के रीजनल इंटरेस्ट थे, जो लोगों के लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट थे, उनको कंसीडरेशन में लेते हुए बहुत सारी स्टेट्स बनाई गई, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 29 स्टेट्स हमारे देश के अंदर बनी। उसके बाद हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया गया। तो इस वक्त हमारे देश के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इसी तरह से हमारे देश के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का डेवलपमेंट होता है। इस तरह से हमारे देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स उभर कर सामने आती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपके साथ इसी यूनिट के सेकंड सब टॉपिक के साथ। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट जो पिन किया होगा उसके अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, जहां से आपको इस लेक्चर का या इस यूनिट का पूरा PDF मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।